नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। केले के बाग में लगने वाले रोगों का करें नियंत्रण। आज 17 जून जो कि विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में बंजर होती भूमि और सूखा से निपटने के लिए जनता को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष मनाने का फैसला लिया। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि डेजर्ट या मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ मरी हुई भूमि से है, जहां पर कोई भी फसल न ली जा सके। विश्व में जमीन के मरुस्थल होने पर चिंता जताई जा रही है। भारत में भी यह चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और इसी दिशा में बढ़ती जनसंख्या के पोषण हेतु समय की पुकार भी यही है कि बेकार पड़ी ऊसर, बंजर और मरुभूमि को कृषि योग्य बनाया जाए और उपजाऊ भूमि को क्षरण होने से रोका जाए। तो यह सब कैसे करें, इसके लिए आज विश्व मरुस्थल और सूखा रोकथाम दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हवा और पानी के साथ मिट्टी 3 प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। अगर ये किसी तरह से प्रभावित होते हैं तो जीवन पर असर पड़ता है। आज हम मिट्टी की बात करेंगे, जिस पर पेड़ पौधे और फसलें उगाई जाती है, जिससे हर जीव को जीने के लिए खाद्य पदार्थ मिलते हैं। ऐसे में अगर हमारी मिट्टी ही खराब होने लगे तो विकट समस्या आ जाएगी। आज मरुस्थलीकरण एवं सूखा प्रतिरोध दिवस है, यानी आज मिट्टी को खराब होने से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का दिन है। मरुस्थलीकरण भूमि कटाव की ऐसी परिघटना है जिसमें प्राकृतिक क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है या आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को बदल देता है, जिससे लोगों की जीविका पर संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 में हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होना गंभीर समस्या और चिंता का विषय है। भारत में भी यह चिंता लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह यह है कि भारत की करीब 30% जमीन मरुस्थल में बदल चुकी है। इसमें से 82% हिस्सा केवल 8 राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2005 और 2011 से 2013 के बीच भारत में मरुस्थलीकरण 18.7 लाख हेक्टेयर बढ़ चुका है। सूखा प्रभावित 78 में से 21 जिले ऐसे हैं जिनका 50% से अधिक क्षेत्र मरुस्थलीकरण में बदल चुका है, जिसे रोकना और फिर से उर्वरता की ओर मोड़ना होगा। पर्यावरणीय संबंधी एक अन्य प्रमुख खतरनाक समस्या जमीन में पानी जमा होने और जमीन में लवणता और क्षारता बढ़ जाने की है। मैदानी क्षेत्रों में खारी भूमिगत जल से सिंचाई की वजह से लवणता और क्षारता की जबरदस्त समस्या उत्पन्न हो गई है। हम आपको बता दें कि मिट्टी की ऊपरी 20 सेंटीमीटर मोटी परत ही हमारे जीवन का आधार है। गहन कृषि के कारण 1980 से अब तक पृथ्वी की 1/4 उपजाऊ भूमि नष्ट हो चुकी है और 1% प्रति वर्ष की दर से नष्ट हो रही है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होना शामिल है।
बढ़ती जनसंख्या से कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या 2050 में 9 अरब हो जाएगी, अर्थात अगले 30 वर्षों में पृथ्वी पर 2 अरब लोग बढ़ जाएंगे। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन में 40% की वृद्धि करनी होगी और इसका अधिकांश हिस्सा उस उपजाऊ मिट्टी पर लगाया जाएगा जो कुल भूभाग का 11% ही है। प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों में तेजी के कारण उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलाव, खाद्यान्न उत्पादन के तहत अब नई भूमि लाना संभव नहीं है। जो भूमि बची है वह भी तेजी से क्षरित हो रही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार प्रति वर्ष 27 अरब टन मिट्टी कटाव, जल भराव, क्षारीयता के कारण नष्ट हो रही है। मिट्टी की यह मात्रा 1 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के बराबर है। यदि भूक्षरण की यही गति जारी रही तो अगले 30 वर्षों में विश्व को खाद्य पदार्थों की भीषण कमी का सामना करना पड़ेगा। इसकी रोकथाम के लिए अभी से ही इसे रोकने की ओर कदम उठाने होंगे। हम बात करें विश्व मरुस्थली एवं सूखा दिवस जो 17 जून को मनाए, इसकी हम बात करें तो लगातार जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से ऐसे अनुमान है इसमें सूखा रहने की संभावना है 2050 तक। और हम लास्ट के सालों के आंकड़े देखें, बरसात के आंकड़े देखें, धीरे धीरे सूखा बढ़ रहा है और 2000 के बाद में लगभग 29% जो सूखे का एरिया है या डेजर्ट का एरिया है वो बढ़ गया और लगभग 2.3 मिलियन जो लोग हैं पूरे विश्व में उनको पानी की कमी महसूस करनी पड़ेगी। इस साल का जो थीम रखा गया है वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन और राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। जलवायु परिवर्तन जो है वो विश्वव्यापक है, उसका मुकाबला जब सब लोग मिलके करेंगे तो ही हो पाएगा। हम लोग ये जानते हैं कि राजस्थान में बहुत बड़ा मरुस्थल है जो थार का मरुस्थल बोलते हैं, तो धीरे धीरे बरसात की कमी से थार का मरुस्थल पूर्व दिशा की तरफ फैल रहा है और जो एरिया सूखे में नहीं थे वो भी धीरे धीरे सूखे के अंदर आ रहे हैं और वहाँ भी मरुस्थल फैल रहा है। तो सबसे बड़ा जो संकट जो आने वाला है फूड सिक्योरिटी पे आने वाला है। सूखा बढ़ेगा, बारिश कम होगी तो फसलों का जो उत्पादन है वो धीरे धीरे कम होगा, खेती प्रभावित होगी तो मानव का जीवन प्रभावित होगा, उनका लिविंग प्रभावित होगा। तो इसका उपाय ये है कि जलवायु परिवर्तन के जो रोकने के उपाय हैं उनको हम अपनाएं, विश्व लेवल पे सब लोग मिलकर अपनाएं। जो चीज़ हम कर सकते हैं वो वृक्षारोपण कर सकते हैं। जितने पेड़ लगाएंगे उतना ही जलवायु परिवर्तन रोकने में सहायक होंगे और धीरे धीरे जो है डेजर्टिफिकेशन रुकेगा, मरुस्थलीकरण है जो रुकेगा। अपने भारतवर्ष की बात करें तो 21% क्षेत्र में ही केवल वन है जो लगभग 33% होने चाहिए और राजस्थान की बात करें तो 9.57% में ही जो है वन है जिनका क्षेत्रफल 33% होना चाहिए, मतलब 1/3 भी नहीं है अपने पास अभी तक जो है राजस्थान में। तो किस तरह से हम जो है एक अभियान चलाएं और हर व्यक्ति का दायित्व लगाएं कि वो पेड़ लगाए नहीं, जब तक उसकी देखभाल करे जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए। यदि पर्यावरण को और मरुस्थलीकरण को कोई चीज़ बचा सकती है वो पेड़ है। जितने पेड़ होंगे उतना ही जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम होगा। तो उन पेड़ पौधों पे भी जो है अधिक तापमान का, अधिक बरसात का, सूखे का प्रभाव कम होगा। विश्व के लेवल पे मिलकर उपाय करना होगा और अपने जो है पूरी पृथ्वी को इस डेजर्टिफिकेशन और सूखे के जो है नेगेटिव जो इम्पैक्ट है उससे बचाने के उपाय करने होंगे। तो हमें सोलर सिस्टम है, विंड का सिस्टम है, तो ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज है जिनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता, उन सिस्टम को हमें अपनाना होगा। और हमें ग्रीन एग्रीकल्चर मतलब ऐसे केमिकल्स और रसायन काम में लेने होंगे जिनका पर्यावरण पे कम से कम प्रभाव पड़े। ऐसे व्हीकल भी अपने आने चाहिए, हाइब्रिड व्हीकल जो सोलर सिस्टम से चल रही है, इलेक्ट्रिकल से चल रही है, क्योंकि बिजली की भी कमी है अपने पास। तो अपने सोलर सिस्टम से उसकी पूर्ति हो जाए तो आधा प्रदूषण तो ऐसे ही कम हो जाएगा। और प्राकृतिक खेती जो है जिस पे आजकल हम जोर दे रहे हैं वो अपनानी चाहिए। कम से कम जो है रसायनों का प्रयोग करें, जहाँ बहुत आवश्यक हो वही करना चाहिए हमें बाकी जो है इनको धीरे धीरे कम करना चाहिए।
किसान स्तर और सामुदायिक स्तर पर भूमि का संरक्षण करना हर मानव का कर्तव्य है, जिसमें मृदाओं और जल संरक्षण के कार्य को जिम्मेदारी से करना होगा, जिसमें भूमि का समतलीकरण करना होगा, जिसमें ऊंची और नीची भूमि पर भी फसलें ली जा सके। साथ ही सिंचाई जल के अनावश्यक बहाव और जमाव की बर्बादी को रोककर एक समान सिंचाई की जा सके। कम वर्षा वाले और कम ढालदार क्षेत्रों में मेड़ बनाकर मिट्टी और जल के अपवाह को रोके। जल संरक्षण के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं, सिंचाई के तरीकों में बदलाव करें, जिसके अंतर्गत ऊंची नीची खेतों में मेड़ बनाकर सिंचाई करें, पाइप द्वारा सिंचाई करें, हो सके तो सिंचाई के इन तरीकों से भी बचें और ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेनगन से सिंचाई करें। पानी की उपलब्धता के आधार पर फसलों का चयन करें, अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी होने पर ही करें और संतुलित मात्रा में ही करें। कीट रोग और खरपतवारों के प्रबंधन के लिए रसायनों के प्रयोग से बचें और समेकित उपायों में सही फसल चक्र अपनाएं। गर्मी में खेत की जुताई करें, यांत्रिक तरीके अपनाएं और जैविक तरीके अपनाएं। धरती पर हरियाली बनाए रखने के लिए पेड़ जरूर लगाएं और अनावश्यक पेड़ों की कटाई न करें। तेज हवाओं के झोंके से खेत की उपजाऊ मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर वायुरोधक पेड़ लगाएं। ये सब कार्य हमारे किसान भाई और आम नागरिक अपने स्तर पर कर सकते हैं। इसके अलावा कई सामुदायिक संगठनों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने योजनाओं को प्रारूप दिया है, जिनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। तो किसान भाइयों, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्रों में अभी कई राहें तय करनी बाकी है और कार्यक्रम की आज की कड़ी उसी राह की एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी तरह की कोशिशें हम जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सोना उगलने वाली मिट्टी हमेशा हरी भरी रहेगी, क्योंकि धरती की खुशहाली में ही देश की प्रगति है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका देकर नेशनल हेराल्ड अखबार की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। इसी पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये राज नहीं आ रहा। कांग्रेस केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। केला एक ऐसा फल है जो हर कोई खाना पसंद करता है। किसी को इसका स्वाद अच्छा लगता है तो कोई इसके गुणों की वजह से इसे खाता है। लेकिन केले के बाग में कई तरह के रोगों का प्रकोप देखने में आता है, जिसके कारण केले के बाग में काफी नुकसान होता है। तो केले के बाग में लगने वाले रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर CS आजाद से। केले में लगने वाले प्रमुख रोग के बारे में, जैसे सिगाटोका लीफ स्पॉट ऑफ बनाना, चित्ती रोग भी बोलते हैं, और यह एक फफूंद जनित रोग है। केला सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फल है। खास बात यह है कि अन्य फलों की तुलना में केला सस्ता होता है और केले में पाए जाने वाले विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व एक स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसकी बाजार मांग भी अधिक होती है, जिससे इसकी बागवानी करने वाले किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन कभी कभी रोगों के कारण अधिक नुकसान हो जाता है, जिसमें एक रोग है सिगाटोका। तो इसकी पहचान के लिए लक्षण क्या है, जिसे देखकर किसान पहचान करके समय पर रोकथाम करके अपने केले को बचा सके।
पीली पीली धारियाँ आपको दिखेंगी शुरुआत के दिनों में, और बाद में जाकर के जब बीमारी अति उग्र हो जाती है तब हम लोग प्रायः देखते हैं कि ये पीली वाली चितियाँ धीरे धीरे भूरी रंग में परिवर्तित हो जाती हैं और पूरा का पूरा पत्ता लगेगा कि जल गया है। सिगाटोका रोग से बचाव के उपाय। स्वस्थ सकर्स लगाएं। रोपाई के 4 महीने के बाद से ही ग्रसित पत्तियों को लगातार काटकर नष्ट कर दें। जल भराव की स्थिति में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। खेत को खरपतवार से मुक्त करें। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। यह एक फफूंद जनित रोग है, इसलिए हम लोग इसका जो निदान है वो फफूंदीनाशी से करते हैं। इसमें हम लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल बना करके छिड़काव करें। जैसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करते हैं तो देखा जाता है कि सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट से हम लोग निजात पा सकते हैं। प्रबंधन हेतु हम लोग पहले जो शक्कर का चुनाव करते हैं वह बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। जो भी हम लोग शक्कर का चुनाव करें, स्वस्थ पौधे के आसपास के शक्कर का चुनाव करें। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी अवशेष जो पौधे के रह जाते हैं, जो सूखे पत्ते हैं, उसको हम लोगों को उठा करके कहीं ज़मीन में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। केले की फसल पैदा करने वाले देश भर के किसानों के लिए पनामा विल्ट बीमारी नई मुसीबत के रूप में सामने आई है। यह बीमारी उनकी लाखों की फसल चौपट कर रही है। इस बीमारी के लक्षणों को देखकर किसान पहचान कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बचाव के उपायों को अपनाकर केले को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। दूसरी एक बहुत ही घातक बीमारी आती है जो सारे प्रदेशों में पूरी तरह फैल चुका है, जो पनामा विल्ट उकठा रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, लक्षण के तौर पर अगर हम देखना चाहें, पहचानना चाहें तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो धीरे धीरे नीचे से पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती है पीली होकर के, और धीरे धीरे रोग अति उग्र होने पर जो ऊपर वाली पत्तियां हैं उन पर भी इनका लक्षण दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार प्रतीत होगा कि लगेगा स्कर्ट की तरह अपने पेटियोल डंठल से सारे पत्तियां झुक जाती हैं और लटक जाती हैं, और धीरे धीरे पौधा सूखने लगता है, इसकी बढ़वार रुक जाती है। अगर डिटेल में बात करें तो इसका जो सूडो स्टेम या तना होता है उसको अगर हम चीर करके देखें तो उसमें आप देखेंगे कि भूरे कलर का या काले कलर का धब्बा दिखाई पड़ेगा। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये एक तरह का फफूंद जनित रोग है जो फ्यूजेरियम से फैलता है। तो नियंत्रण हेतु हम लोग अगर पूरी तरह प्रबंधन करना चाहते हैं तो शुरुआत से ही करना पड़ेगा, जिसको सामयिक रोग प्रबंधन भी कह सकते हैं हम लोग। तो जो भी शक्कर हम लोग नए बाग में लगाएंगे कंद को, उसको पहले उपचारित करना पड़ता है। तो या तो आप जैव जीवनाशी से भी इसका उपचार किया जा सकता है और जो रसायन है उसके माध्यम से कर सकते हैं। तो सिंपल है, बहुत ही साधारण है इसका उपचार। हम लोग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में बेवेस्टिन को घोल करके इसको आधे घंटे तक कहीं छायादार जगह में रखें। उसके बाद ही इस शक्कर को हम लोग मेन फील्ड में नए बाग बगीचे में लगाएं। इस तरह का मैनेजमेंट करने से हम लोग देखते हैं कि इस रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। कुछ गलत नहीं है तो कांग्रेस डर क्यों रही है? कानूनी काम में कांग्रेस अड़ंगा क्यों लगा रही है? क्या कानून पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है? क्या केंद्र पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठ रहे हैं। क्या दूध का दूध और पानी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में आसमान में आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभव हो तो खेत में एक जुताई करके छोटी समतल क्यारियां बनाएं, जिससे वर्षा जल मिट्टी में संरक्षित किया जा सके। किसान भाई खरीफ फसलों की बुआई के लिए आवश्यक आदानों जैसे बीज, उर्वरक एवं रसायनों की अग्रिम व्यवस्था कर लें, ताकि वर्षा शुरू होते ही खरीफ फसलों की समय पर बुआई की जा सके। बाजरा की बुआई के लिए उपयुक्त समय 15 जून से जुलाई का तृतीय सप्ताह है। किसान भाई खाद, बीज और बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। बाजरा की उन्नत किस्मों में MPMH 17, GHB 905, MBC 2, HHB 67, GHB 719, GHB 719, CZP 9802, GHB 744, RHB 177, HHB 197 व RHB 173 का चयन करें। मूंग की बुआई का उपयुक्त समय मध्य जून से मध्य जुलाई है, अतः किसान भाई उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज, खाद और बीज उपचार के लिए रसायनों की व्यवस्था कर लें। फली की बुआई से पहले खेत में सफेद लट की रोकथाम के लिए फिप्रोनिल उसे डालें। भिंडी की बुआई के लिए अपराजिता, शक्ति, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार और परभनी क्रांति उन्नत किस्मों के बीजों की बुआई करें। बुआई के लिए 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग में लें। बुआई के समय 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है अरनौद जिला प्रतापगढ़ के कृषक विष्णु कुमार ने। ये बटेर की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो विष्णु कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, बटेर के चूजों को हमेशा विश्वसनीय हैचरी से ही खरीदे। देशी पक्षियों के स्थान पर अगर किसान बटेर की उन्नत नस्लों का पालन करें तो अधिक लाभ लिया जा सकता है। अक्सर बटेर पक्षियों की मृत्यु चूजा अवस्था के दौरान अधिक होती है और इसका प्रमुख कारण है कि किसान इस समय चूजों की देखभाल में लापरवाही बरतते हैं। इसलिए बटेर के चूजों की शुरुआती अवस्था से ही सही तरीके से देखरेख करना जरूरी है। किसान भाइयों, वैसे तो बटेर पक्षियों में रोग व्याधियों का प्रकोप कम ही होता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ घातक रोग होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए समय समय पर इन्हें कुछ विटामिन, दवाइयाँ और टीकाकरण कराने की जरूरत होती है।
आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।